हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 218, तो भाग 218 है। देखिए, अगर आप यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो ये उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज और इसके अलावा जो हमारे सामान्य हिंदी और जीएस की टेस्ट सीरीज आती है उसको फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा देखिए, मैं आपको उत्तराखंड जीएस और हिंदी की स्पेशल फैक्ट क्लासेस भी करा रहा हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों, आपके पास जो उत्तराखंड की किताब है ना, 4-5 किताबें हर अभ्यर्थी के पास आज की डेट में होती हैं, जिसमें उत्तराखंड के संदर्भ में परीक्षा वाले की किताब आपके पास होगी, बिनसर की किताब आपके पास होगी, अजय सिंह रावत जी वाली किताब होगी, बीएस नेगी वाली वन लाइनर आपके पास होगी और एक दो किताबें और हो सकती हैं। तो इन किताबों में जितना भी डेटा है उसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण स्पेशल फैक्ट मैं आपको यूके जी के स्पेशल फैक्ट क्लासेस में दे रहा हूँ। आपने देखी भी होंगी क्लासेस। तो इन क्लासेस को आप फॉलो करना है, यानी कि जितना मटेरियल आपके पास है उसके अलावा भी अगर कहीं से क्वेश्चन बनेगा तो ये स्पेशल फैक्ट वाली क्लासेस आपका कवर करा देंगी। हिंदी में जो मैं आपको स्पेशल फैक्ट क्लासेस करा रहा हूँ उसमें हम कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी जो बोली है, भाषा है, लोकोक्तियाँ हैं, शब्दावली है, इनसे संबंधित टॉपिक को कर रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड के साहित्यकार भी दे रहा हूँ मैं, जो लोकल हमारे साहित्यकार हैं गढ़वाली कुमाऊनी वाले। उसके अलावा जीएस में मैं स्पेशल फैक्ट क्लास में केवल वही क्लास करा रहा हूँ या वही मैं आगे क्लास दूंगा जहाँ से आयोग ने विगत वर्षों में ज़्यादा प्रश्न पूछे हैं। तो अगर आप ये टेस्ट सीरीज और स्पेशल फैक्ट क्लासेस का कॉम्बो ज्वाइन करते हो यूट्यूब में बिल्कुल फ्री, तो बहुत अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आज उत्तराखंड में सैकड़ों चैनल बन गए हैं। आप सभी को पता है हमने कब शुरुआत की थी और ये कैसी शुरुआत रही थी। आज उत्तराखंड में हर दूसरा व्यक्ति यूट्यूब पर पढ़ाने आ रहा है, लेकिन इतना सारा कंटेंट और बेफालतू कंटेंट या ऐसा कंटेंट जिसकी आवश्यकता है नहीं, आउटडेटेड कंटेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। थोड़ा आपको स्मार्ट बनना है और वही आपको पिक करना है जो सिलेबस में, और साथ ही सिलेबस के आधार पे अंडर डेप्थ में कोई कंटेंट और बन सकता है तो वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। और जल्दी मैंने बोला है कि उत्तराखंड और हिंदी और जीएस का तो लगभग जो कोर्स है वो सही है, अभी शुरू ही हुआ था वो पिछले वर्ष से, और इसमें हम आगे अपडेट करते रहेंगे। उत्तराखंड और हिंदी का एक नया कोर्स बहुत आवश्यक हो चुका है, तो इस पर जल्दी ही काम किया जाएगा और जल्द ही आपको सूचना दी जाएगी कि कब से शुरू होता है। नए पैटर्न पे उत्तराखंड का कोर्स बहुत आवश्यक हो चुका है क्योंकि सभी लोग एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, उत्तराखंड में कुछ रेयर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है या कुछ ऐसे एडुकेटर हैं जो अच्छे से या डेप्थ में आयोग के पैटर्न के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। नहीं तो सबकी वही खीर या खिचड़ी बन रही है जो हर घर में बन रही है, मान के चलो आप, ठीक है। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चलिए शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। जो हमारी ये टेस्ट सीरीज आती है ना यूट्यूब पर, ये भी बहुत स्पेशल है। जैसे कि आप देख लो, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, मैं कितनी किताबों से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूँ, आप इसी क्वेश्चन से समझ जाइए। आप सभी को पता है गांधी जी की कुमाऊं यात्रा हुई थी। गांधी जी ने कुमाऊं यात्रा की थी 1929 में, और गांधी जी ने यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रवास किया था। अब जिस दिन गांधी अल्मोड़ा पहुँचे, अल्मोड़ा में गांधी जी पहुँचते हैं। अल्मोड़ा में उसमें चेयरमैन जो था वो था पादरी ई एस ओकले। उसने गांधी जी के सम्मान में एक मानपत्र पढ़ा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब गांधी जी सभा समाप्त करके अपने मेजबान के घर जा रहे थे, यानी कि जहाँ पे उनको रुकना था वहाँ जब गांधी जी जा रहे थे, तब एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। गांधी जी जिस मोटर कार में थे, मोटर कार के पीछे पीछे एक व्यक्ति दौड़ रहा था और वह उनकी गाड़ी के नीचे से आ गया और कार उसके ऊपर से गुजर गई, ठीक है। और उसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, लेकिन अगले ही दिन क्या हुआ, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और इस व्यक्ति का नाम था पदम सिंह। तो गांधी जी की कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी की कार से दबने के कारण पदम सिंह की मृत्यु हो गई थी, जिससे गांधी जी काफ़ी हताहत भी हुए। गांधी जी फिर पदम सिंह के घर में जाते हैं। जल्द ही उत्तराखंड स्पेशल फैक्ट क्लासेस में आपका उत्तराखंड में गांधी यात्रा और विचार एक किताब है सुनील भट्ट जी की, तो इससे कंटेंट लेके आपको क्लासेस दी जाएंगी, फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। और यही जो पैटर्न है मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इसी पैटर्न पर अगर आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाने तो हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट हैं, एवरग्रीन, 1 साल की वैलिडिटी और बाइलिंगुअल, ठीक है। जिसमें पूरे 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट हैं, 21 सब्जेक्टिव टेस्ट हैं और हर मंथ का उत्तराखंड और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं। बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो बताइए, सर्वाधिक जो नगरीकृत हमारे जनपद थे कौन से थे इनमें से 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग? आप देखिए सेंसस भी शुरू हो चुकी है। 2027 में जब आंकड़े आएंगे तो आपको फिर से सब नए आंकड़े याद करने होंगे, तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा 2026 में सिलेक्शन ले लो भाई, नहीं तो फिर से नए आंकड़े आपको याद रखने होंगे।
ठीक है। तो बड़ा डिफिकल्ट होता है जब पुराने आंकड़ों के साथ आप नए आंकड़े याद करते हैं, तो कई बार वो रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत था आपका देहरादून, उसके बाद आपका नैनीताल, फिर आपका हरिद्वार। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? आप सभी को पता है, ये मैंने कई बार आपको टॉपिक कराया है। दिल्ली से एक अभागा शहजादा आया, इसको अभागा शहजादा भी कहा जाता है, इसका उपनाम अभागा शहजादा। ठीक है, किसका पुत्र था सुलेमान सिकोह? दारा सिकोह का पुत्र था। जब उत्तराधिकार का युद्ध होता है औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में, तो उसी बीच सुलेमान सिकोह को दारा सिकोह बोलता है कि आप चले जाओ यहाँ से भाग के पर्वतीय राजा के पास। सुलेमान सिकोह पहुंचता है बाज बहादुर चंद के पास, लेकिन बाज बहादुर चंद बहुत चालाक था, उसको पता था अगर मैं इसको शरण दूंगा तो औरंगजेब अटैक करेगा और हो सकता है कि मुझसे तराई का पूरा एरिया भी ले लें और यहाँ तक सेना पहुंच जाए। तो बाज बहादुर चंद ने एक रणनीति बनाई और बोला कि जो वास्तविक पर्वतीय राज्य है वो गढ़वाल में रहता है, और गढ़वाल में उसमें कौन शासक था? पृथ्वीपति शाह। ठीक है, कौन थे? पृथ्वीपति शाह। तो पृथ्वीपति शाह के टाइम पीरियड पर सुलेमान सिकोह आया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि पृथ्वीपति शाह का जो पुत्र था मेदिनी शाह, ठीक है, इसने क्या किया? इसने औरंगजेब का, मतलब एक हिसाब से मान लीजिए कि औरंगजेब से जो प्रलोभन आया था उसके चक्कर में सुलेमान सिकोह को पकड़वा दिया। ठीक है, और सुलेमान सिकोह को बाद में मार दिया गया। तो बाद में बोला जाता है कि पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को देश निकाला भी दे दिया इस चक्कर में। क्लियर? तो एक कहावत भी है, मेदिनी शाह ने बोला था कि मेरी गंगा होल, तो मैं हाल कुछ ऐसी एक कहावत है, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा मेदिनी शाह के द्वारा वाकया था, बोला गया था। हाँ, मेरी गंगा होली तो मेरा पास आली, ऐसा बोला था किसने? मेदिनी शाह ने। ठीक है, तो मेदिनी शाह को देश निकाला गया था पृथ्वीपति शाह ने। सुलेमान सिकोह जो आया था ये 17 व्यक्तियों के साथ आया था, इसके साथ 17 और लोग भी थे। ठीक है, अकेले नहीं आए थे। और उसी समय आप सभी को पता है गढ़वाली चित्रकला की शुरुआत भी होती है, क्योंकि इन 17 लोगों के जत्थे में उसमें गढ़वाली चित्रकार को शुरू करने वाले व्यक्ति भी थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको एक ध्यान रखना है, मेदिनी शाह जिसने धोखा किया था पृथ्वीपति शाह के साथ और सुलेमान सिकोह को पकड़वाया था, इस मेदिनी शाह की मृत्यु हुई थी 1662 दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इसकी मृत्यु हुई। बाकी हमने पढ़ा हुआ है, ये उत्तराखंड का जो इतिहास है गढ़वाल का परमार वंश, वहाँ पे करवाया है मैंने आपको ये। चलिए अगला देखिए, मांगल, सिलोंगो और गोडबडा आदि किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो मांगल, सिलोंगो और गोडबडा ये आपके जौनसारी जनजाति के लोकगीत है। ठीक है, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जौनसारी। और कई बार देखिए आपका भोटिया का भी पूछ लेता है। ठीक है, तो भोटिया का एक तिमली लोकगीत होता है, तिमली। ठीक है, बाज्यू। ठीक है, तिमली, बाज्यू, तुबेरा, ये भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्य के कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं? तो बताइए राज्य के कितने जनपद हैं जहाँ पर रेल पथ है, यानी कि रेलवे ट्रैक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रेलवे ट्रैक की अगर हम बात करते, देखिए राज्य के टोटल 6 जनपद हैं जहाँ पर रेलवे ट्रैक है। कौन कौन से 6 जनपद? देखिए आपका अगर पूर्व में हम देखते तो टनकपुर तक ट्रेन है। टनकपुर, टनकपुर कौन से जनपद में आता है? तो ये चंपावत में आता है। ठीक है, चंपावत। टनकपुर के बाद आप देखते हैं रेलवे लाइन आपकी कहाँ तक है? हल्द्वानी, काठगोदाम। ठीक है, हल्द्वानी काठगोदाम आपका किस में आ जाते हैं? नैनीताल में। ठीक है, उधमसिंह नगर की आपको पता है रुद्रपुर, काशीपुर, ये सब रेलवे ट्रैक से जुड़े हुए हैं, यानी कि तीसरा जनपद हो गया आपका उधमसिंह नगर। उधमसिंह नगर के बाद आप देखते हैं तो कोटद्वार तक रेल जाती है। कोटद्वार आपका कहाँ पड़ता है? तो कोटद्वार आपका पौड़ी गढ़वाल में हो गया, ये चौथा जनपद हो गया। इसके बाद आप देखते हैं हरिद्वार में, तो हरिद्वार में आपका लक्सर हो गया, हरिद्वार हो गया जंक्शन, यहाँ पर रेलवे लाइन है। और पश्चिम में अंतिम रेलवे लाइन हमारी कहाँ तक है? देहरादून तक। ठीक है, तो देहरादून रेलवे स्टेशन 1900 में स्थापित हुआ था, और अंग्रेज़ों ने ये रेलवे स्टेशन इसलिए बनाया था क्योंकि अंग्रेज़ों को मसूरी में उसमें लाइट की आवश्यकता थी, तो लाइट के लिए बड़ी बड़ी टर्बाइंस लानी थी। अंग्रेज़ों का तो फेमस बोल सकते हैं, या अंग्रेज़ों का कंफर्टेबल एक हिल स्टेशन था ना, क्योंकि ठंडी जलवायु प्रदेश के थे अंग्रेज़, मसूरी उनके बहुत सूट कर रहा था। तो मसूरी में बुनियादी सुविधाएं भी तो चाहिए थी। और मसूरी की बसावट आपको पता है बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी थी। हम जॉन मैकिनन, फादर ऑफ मसूरी, उसके टाइम से ही मसूरी का, और उसके बाद मसूरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनता है, यानी कि जो हमारा नगर पालिका की स्थापना होती है। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। तो भट्टा फॉल में फिर उसके बाद ग्लोगी परियोजना लाई जाती है, बनाई जाती है, और मसूरी पहली बार रोशनी से जगमग होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये 6 जनपद हैं, चंपावत, नैनीताल,
उसके अलावा कोटद्वार मतलब उधमसिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून। यानी कि आप ध्यान से समझिएगा, 3 कुमाऊं के जनपद हैं, उधमसिंह नगर, नैनीताल और चंपावत, और 3 गढ़वाल के जनपद हैं जहाँ पर रेलवे ट्रैक है। ठीक है। निम्न उद्योगों और स्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताना है आपने कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ उद्योग है, दूसरी तरफ संबंधित जनपद है। ऊन वस्त्र उद्योग आपको नैनीताल में देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही है। कालीन उद्योग पिथौरागढ़ के धारचूला मुंशियारी में फेमस है, सही है। ताम्र उद्योग अल्मोड़ा में है, ताम्र नगरी और पीतल नगरी कहा जाता है किसको? अल्मोड़ा को, यानी कि कॉपर सिटी एंड ब्रास सिटी दोनों कहा जाता है अल्मोड़ा को। कत्था उद्योग जो है ये आपका देहरादून में नहीं है, कत्था उद्योग का सबसे बड़ा सेंटर है हल्द्वानी। ठीक है। क्योंकि देखिए तराई के जंगलों में खैर का वृक्ष मिलता है, खैर, और इसी खैर के वृक्ष से बनता है हमारा कत्था। आपने कभी पान खाया होगा, मीठा पान, तो उसमें लाल रंग जो निकलता है ना, लाल रंग मिलता है, ठंडक भी मिलती है, तो वो कत्थे से मिलती है ना। तो ये कत्था खैर की लकड़ी से बनता है, तो कत्था उद्योग हल्द्वानी। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न परियोजनाओं का उनके जिलों से सही मिलान करें। तो कौन सी परियोजना कहाँ पर है आपको बताना है। उर्गम जो परियोजना है ये आपका चमोली में है, उर्गम उर्गम घाटी है ना चमोली में, तो यहाँ पे है ये परियोजना। सोनप्रयाग जो आपकी परियोजना है ये रुद्रप्रयाग में है। सूलिनगाड़ परियोजना आपको देखने को मिलेगी पिथौरागढ़ जनपद में, और कोटाबाग परियोजना आपकी नैनीताल में है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4-3-2-1, ऑप्शन डी में। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना किसके लिए चलाई जा रही है? तो आंचल अमृत योजना जो थी भैया ये शुरू हुई थी 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दूध उपलब्ध कराने हेतु। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपकी बुक्स दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके राइटर दिए गए हैं, तो आपने बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। क्रीड़ापथ उत्तरांचल, ये राजेश मोहन उप्रेती जी की किताब है, पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सही है। कुमाऊं की चित्रकला, यशोधर मठपाल जी, लोक संस्कृति संग्रहालय की भी स्थापना की है भीमताल में, इनकी किताब है, बिल्कुल सही है। हिमालय का इतिहास, मदन चंद्र भट्ट जी ने लिखी है, ये भी बिल्कुल सही है। हिमालय के खस, ये आचार्य धर्मानंद की किताब नहीं है। हिमालय के जो खस किताब लिखी है ये लिखी है प्रोफेसर डी शर्मा जी ने। ठीक है, डी शर्मा जी की किताब है हिमालय के खस, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक कौन है? तो किसने स्थापना किया भैया? हेस्को की। ये पूछता है कई बार, सीधे भी दे देता है हेस्को। हेस्को की स्थापना किसने की है? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हेस्को की स्थापना कब हुई थी, कमेंट में बताएंगे स्थापना कब हुई इसकी। संस्थापक मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो स्थापना की थी वो की थी किसने? डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी ने। ठीक है, पर्यावरणविद हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, और इन्हीं ने स्थापना की थी हेस्को की। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है हेस्को का? हिमालयन इन्वायरमेंट स्टडी एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हेस्को। बताइएगा स्थापना कब हुई थी। पुष्पेश पंत जी को किस क्षेत्र में जाना जाता है? ये क्वेश्चन बड़ा बनाता है आयोग, आप खासकर देखेंगे ये यूकेपीएससी का बहुत ज़्यादा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। यूकेपीएससी बहुत ज़्यादा पूछता है ये क्वेश्चन, पुष्पेश पंत वाला। तो पुष्पेश पंत उत्तराखंड में जाने जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं, यानी कि ये एक्सपर्ट हैं आईआर के, इंटरनेशनल रिलेशंस के। ठीक है, ऑप्शन बी। पुष्पेश पंत जी का जन्म हुआ था 1946 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो हमारा जेएनयू है दिल्ली का, जेएनयू में ये आपके प्रोफेसर थे और वहीं से रिटायर हुए प्रोफेसर से। परमारवंशी शासकों का सही क्रम चुनिए। तो देखिए भैया ऐसे क्वेश्चन आयोग आज की डेट में बहुत पूछ रहा है। जो परमारवंशी के मेन मेन शासक हैं उनका टाइम पीरियड भी आपको याद करना होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखते हैं इसमें, ये क्वेश्चन पूछा है शायद आयोग ने पहले। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मानसा, मानसा का टाइम पीरियड 1591 से लेकर 1611। ठीक है, उसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है? श्याम शाह। श्याम शाह बैठता है आपका 1611 से लेकर 1631 तक। उसके बाद आता है सबसे बुढ़ा शासक पंवार वंश का, मैंने बताया सबसे बड़ी उम्र में शासक बनने वाला जो राजा था पंवार वंश में, महपति शाह था। ठीक है, बहुत बड़ी उम्र में ये राजा बना, और इसका टाइम पीरियड रहा 1632 से लेकर मात्र 1635 तक।
और इसके बाद नेक्स्ट जो राजा बनते हैं वो है हमारे कौन, पृथ्वीपति शाह। ठीक है, महपति शाह के बाद कौन राजा बना, पृथ्वीपति शाह। और शासनकाल है 1635 से लेकर 1667। हालांकि पृथ्वीपति शाह जब गद्दी पर बैठे तो वो 7 साल के थे और उनकी संरक्षिका बनी थी रानी कर्णावती, जिनको नाक काटी रानी के रूप में भी जाना जाता है। मुगल सैनिकों की नाक काट दी थी, वैसे खून खराबा वाला काटा नहीं, मतलब मुगल सैनिकों को हरा दिया। गढ़वाल एक छोटे से पर्वतीय राज्य ने दिल्ली सल्तनत को हिला दिया, यानी कि बेइज्जती हो गई ना मुगल सैनिकों की, इसलिए मुगल सैनिकों की नाक कट गई। नाक कटने का मतलब क्या होता है, बेइज्जत हो जाना। तो नाक कटने से मतलब ये है, ठीक है, इसलिए नाक काटी रानी कहा था इनको। ऐसा नहीं था कि सैनिकों को पकड़ के आरी लगा के नाक काटी उनकी। ठीक है, समझ गए ना। तो मानसा, श्याम शाह, महपति शाह और पृथ्वीपति शाह ध्यान रखना है। और महपति शाह के टाइम पीरियड पर ही महपति शाह के पास 3 सबसे खतरनाक सेनापति थे, याद रखना है। महपति शाह के पास ही 3 सबसे वीर सेनापति थे, भड़ भंडारी माधो सिंह, लोधी रिखोला और बनवारी दास। ठीक है, ध्यान रखना। निम्न में से किसका संबंध सुदूर संवेदन से है। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सी संस्था है जो रिलेटेबल है रिमोट सेंसिंग से। सुदूर संवेदन का मतलब होता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग बताइए, रिमोट सेंसिंग से इनमें से कौन सी संस्था रिलेट करती है। तो राइट आंसर जगह इसका ऑप्शन है यूसेक। ठीक है, यूसेक है इसका नाम। उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहा जाता है इसको, यूसेक। तो यही आपका रिमोट सेंसिंग करती है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यूसेक की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आपको भी टास्क दूंगा मैं हर क्वेश्चन में, ताकि आप लोग कनेक्ट रहें। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में लगाएं। आरोही क्रम का मतलब जो पहले हुई घटना। ठीक है, तो बताइए कौन सी घटना कब हुई थी आरोही क्रम में, छोटे से बड़ा। मतलब ये हो जाता है आपका आरोही क्रम, मतलब आपका हो जाएगा असेंडिंग क्रम। तो असेंडिंग ऑर्डर देखें इनका, तो सबसे पहले देखिए इसमें आना चाहिए भाई आपका, सबसे पहले हो जाएगा कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय। कब हुआ था, 1926 में। ठीक है, पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा पहला आना है, यानी कि बी। आंसर तो मिल गया हमें, लेकिन इनकी स्थापना वर्ष को भी देखना होगा। आंसर तो इसका बी हो जाएगा। गणदेश सेवा संघ हो जाएगा आपका, श्रीदेव सुमन के प्रयासों से स्थापित हुआ ना दिल्ली में, 1938। ठीक है, 26 के बाद 38 आ गया। उसके बाद पर्वतीय विकास परिषद का गठन हुआ 1969 में। ठीक है, पर्वतीय राज्य परिषद 1967 है। हिल स्टेट काउंसिल, ये ध्यान रखना है, वो 1967 की है। और उत्तराखंड युवा परिषद ये आपका 1976 में गठित हुआ, 1976। ठीक है, तो सही हो गया ना, 2, 4, 1 और 3। ठीक है, तो ये इसका सही असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है आयोग आज की डेट में, ध्यान रखें। राज्य में अदरक बीज उत्पादन केंद्र किस जनपद में स्थापित किया गया है। तो उत्तराखंड में अदरक जो होता है ना आपका, अदरक, अदरक को बोलते हैं जिंजर। ठीक है, जिंजर जो होता है, ठीक है, जिंजर। तो जिंजर का जो बीज होता है, जिंजर सीड उत्पादन केंद्र जो है, ये चंपावत में है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, चंपावत में। अगला देखिए, औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग की कब शुरुआत की गई। तो देखिए औली जो है आपका चमोली में स्थित है, और विंटर में जो आपका बर्फ़ पड़ती है यहाँ पर, तो स्कीइंग वगैरह आप कर सकते हैं यहाँ पे जाके। हालांकि इस बार आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग कहें या क्लाइमेट चेंज का साफ साफ असर देखिए। जनवरी आज 22 तारीख हो गई, और अभी तक भी उत्तराखंड के जिन क्षेत्रों में खूब बर्फबारी हो जाती थी, वहाँ पर पहाड़ देख रहे हैं प्रकृति को, आसमान को, कि कब बर्फबारी होगी। और ये बहुत एक गंभीर समस्या है और एक गंभीर संकेत है। अगर ऐसा ही रहा और टाइम पे बर्फबारी नहीं हुई, तो आप जानते हैं क्या होगा। जितनी भी हमारी सदा नीराएं यानी कि नदियाँ हैं, जो वर्ष भर ग्लेशियर की वजह से लबालब रहती हैं और पेयजल सिंचाई के लिए जीवन रेखा के रूप में जानी जाती हैं, अगर वो संकुचित होने लगी तो समझ लीजिए क्या होना है हमारा। ठीक है, तो ये बहुत एक गंभीर मुद्दा है। इतना हो गया देखिए, नहीं तो ऐसा मैंने खुद अभी तक, अपनी इतनी उम्र हो गई, अभी तक ऐसा नहीं देखा। हालांकि जैसे मेन मेन जगह पे नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, इन जगह पे ना भी हो चलेगा, लेकिन जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मेन स्पॉट्स हैं जहाँ पे अभी तक बर्फबारी हो जाती थी, वहाँ भी नहीं हुई है अभी तक। ठीक है, जैसे आप चोपता बुग्याल में देख लो, तुंगनाथ से ऊपर बर्फबारी हो जाती थी अभी तक। और बहुत से नीलकंठ पर्वत में देख लो, बहुत से ऐसे पर्वत हैं जो अभी
जहाँ पर बर्फ़ पड़ी नहीं है। बहुत ही गंभीर ये संकेत है। तो औली में रज्जू मार्ग शुरू हुआ था आपका 1983 में, ठीक है, 1983। निम्न मेलों और उनके जिलों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मानेश्वर मेला चंपावत में लगता है, सोमनाथ मेला अल्मोड़ा में लगता है, टपकेश्वर मेला देहरादून में लगता है, विकास मेला जो है आपका ये गौचर में लगता है, चमोली में, ठीक है। तो विकास जो मेला है ये आपका चमोली में भी लगता है, एक दो जगह और लगता है सेम नाम से। देहरादून में कोई विकास मेला नहीं लगता, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो डी इसमें सुमेलित नहीं होगा। अगर मुझसे गलती हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। निम्न कथनों पर विचार करें भैया। पहला कथन बोलता है राज्य में शराब विरोधी आंदोलन में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने चलाया था। तो देखिए, राज्य में जो शराब विरोधी आंदोलन हुआ था ना, इसको उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने ही चलाया था। ये वाला जो कथन है बिल्कुल सही है, ठीक है, उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी, ठीक है। और यह आंदोलन राज्य में 1964 में चलाया गया था। तो ये बिल्कुल गलत है। केवल इसमें कथन एक सही हो जाएगा, कथन एक सही है इसमें बस। उत्तराखंड में जो ये नशा विरोधी आंदोलन चला था ये आपका 1984 के आसपास चला था, 1984, ठीक है। इसमें देखिए जो हमारे स्थानीय संगठन थे, खासकर जैसे उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी थे या जो भी लोकल पीपल थे, उन्होंने एक इसमें स्लोगन भी दिया था, एक उनका नारा था। उसमें नारे का नाम था नशा नहीं रोजगार दो, नशा नहीं रोजगार दो, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो शराब आंदोलन हुआ उसका एक ये सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन का क्या था, नारा था। तो 1984 के आसपास अल्मोड़ा में भैया आपका ये शुरू हुआ था और महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, ठीक है। तो केवल कथन एक सही हो जाएगा, दो सही नहीं है, उसमें ईयर सही नहीं दिया गया है। चलिए, निम्न में से सुमेलित ताल युग्म का चयन कीजिए। तो बताना है इनमें से कौन सी ताल आपका कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक है। मतलब एक ही सुमेलित है, बाकी गलत दिए गए। इसमें कौन सी सुमेलित है वो आपको बताना है। तो डोडी ताल, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। डोडी ताल आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, डोडी ताल। और दोनों ताल हैं, दो डोडी ताल हो गई और नचिकेता ताल, ए और बी दोनों, ये आपका कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में, ठीक है। नौकुचिया ताल नैनीताल सही है। तो केवल ऑप्शन सी इसमें सही सुमेलित है। सुमेलित पूछ रहा है ना, तीन गलत है, सुमेलित केवल सी है। तो नौकुचिया ताल नैनीताल में है, तो आंसर सी हो जाएगा। देवरिया ताल जो है ये चंपावत में नहीं है, देवरिया ताल आपका रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो केवल सी सही होगा इसमें। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन है सेशन का आज। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन एक बोलता है सामाजिक रूप से बोक्सा जनजाति को 5 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो अगर आपने बोक्सा जनजाति का अच्छे से अध्ययन किया है तो आपको पता ही होगा, 5 भागों में बोक्सा जनजाति को बांटा गया है। इस जनजाति को नृत्य प्रधान जनजाति भी कहा जाता है। तो क्या ये नृत्य प्रधान जनजाति है? नहीं। तो ये सेकंड कथन जो है इसमें गलत दिया गया है, ठीक है। तो ये नृत्य प्रधान जनजाति नहीं है। सेकंड जो स्टेटमेंट है ये गलत है, तो इसमें भी आपका केवल एक सही है, ठीक है। जो सामाजिक रूप से बोक्सा जनजाति है ना, या सामाजिक विभाजन में बोलूँ बोक्सा का, तो 5 वर्ग इसमें पाए जाते हैं। पहला है देखिए आपका यदुवंशी, तो यदुवंशी मानते हैं कुछ अपने को, ठीक है। दूसरा है देखिए इसमें राजवंशी। तीसरा समुदाय जो है इसके अंदर पंवार है। चौथा जो है भैया आपका तनवर है, तनवर। और पांचवा जो है भैया आपका परतजा, परतजा। तो ये है आपका बोक्सा जनजाति का सामाजिक विभाजन, यानी कि सामाजिक रूप से इस जनजाति में 5 वर्ग पाए जाते हैं, जो कि आपके सामने मैंने लिख दिया, आप नोट कर लीजिएगा। और इस जनजाति को नृत्य प्रधान जनजाति नहीं कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 218। देखिए, जो नए अभ्यर्थी उनको बता दूं भैया, ऐसे ही क्वालिटी क्वेश्चन आपको इस प्लेलिस्ट में मिलते हैं। ऐसे सामान्य हिंदी की भी टेस्ट सीरीज है, जीएस की भी टेस्ट सीरीज है। और यकीन मानिए, अगर आप अपनी स्टडी के साथ साथ इन टेस्ट सीरीजों को फॉलो करते हैं तो एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। चलिए, सेशन समाप्त करते हैं। हमेशा की तरह बोलूँगा यार, अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए मोटिवेट करें, अवेयर करें। आप जानते हैं किस हाल से हमारे पहाड़, नदियाँ, ये धरा गुजर रही है। इंसान, मैं बोलूँगा ना, इंसान सबसे बड़ा जानवर है इस दुनिया का, ठीक है। और दिमाग होने के बावजूद वो ऐसे काम कर रहा है कि अपने अस्तित्व की जो जगह है उनको खुद ही समाप्त करने पे तुला हुआ है।
यानी कि आने वाली कुछ अगली पीढ़ियाँ जो है ना, वो बहुत बड़ा अंजाम भुगतने वाली हैं और उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या, नामुमकिन ही हो जाएगा एक हिसाब से। कलयुग का अंत जो बोला है सही बोला है। और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न होगा वो इस संसार का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी कहा जाने वाला जानवर इंसान होगा। चलिए खैर जो भी है, आप लोग थोड़ा बहुत इस पे काम करें, लोगों को अवेयर करें और जितना हो सके इस प्रकृति के लिए भी अपने आप को समर्पित करें। जय हिंद, जय देवभूमि।